आखिरी सौदा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप पंड्या। आइए देखते हैं इस समय बाजार में क्या स्थिति है और आज हम शुरुआत करेंगे रुपए के साथ, क्योंकि रुपए ने ही झटका दिया है बाजार को। आप देख सकते हैं ये आर्ली चार्ट्स हैं फिलहाल आपकी स्क्रीन पे। यहां से आज के ट्रेड की शुरुआत होती है। आपको याद दिला दें, पिछले सेशन के दौरान हमने हाईएस्ट क्लोजिंग लेवल देखे थे अब तक के, यानी लोएस्ट क्लोजिंग लेवल अगर आप रुपए के नजरिए से देख रहे हैं तो, और उसके बाद आज हमने उसके ऊपर ही ज्यादातर वक्त बिताया है। हालांकि आप देख सकते हैं कि शुरुआत में एक बार की करीब 62 पे पहुंचने के बाद पिछले 2-3 घंटों के दौरान आप रेड कैंडल्स देख रहे हैं, थोड़ी बहुत शायद डॉलर की सप्लाई दिखाई दी है। लेकिन ध्यान रखिए कि हमने पिछले सेशन का जो हाई था, यानी 61 रुपए 66 पैसे के आसपास का, वहां तक भी हम लौट के नहीं आए हैं, उसको भी हमने ब्रीच नहीं किया है। जब तक हम उसको ब्रीच नहीं करते तब तक रुपए में किसी भी तरह की राहत की बात टेक्निकली नहीं की जा सकती, बल्कि अगर थोड़े नीचे के लेवल आपको मिलते हैं तो शायद वहां डॉलर की खरीदारी और देखने को ही मिलेगी। निफ्टी की तरफ अगर रुख करें, और आज जिस तरह से हम देख रहे हैं फिलहाल बाजार का मूड बनता हुआ कि यहां पर हमने काफी हद तक एक के बाद एक सेलिंग प्रेशर हर घंटे में बढ़ते हुए देखा है, और उसी की वजह से अब ये जो एक बड़ी तस्वीर आपको नजर आती है फिलहाल वीकली चार्ट्स पे देखना चाहिए, क्योंकि हमने काफी अच्छी खासी गिरावट देखी है। तो पिछले हफ्ते के जो लोअर लेवल्स थे तकरीबन 5486 के आसपास, और इसके पहले हमने जो बड़े वीकली लोस देखे थे अप्रैल के महीने के दौरान 5476 के आसपास। तो अब ये वो इंपॉर्टेंट जोन है, यहां से 50 पॉइंट्स नीचे जो काफी हद तक मेक और ब्रेक साबित होगा। उसके नीचे ही फिर आप कह सकते हैं कि अब एक नई गिरावट की शुरुआत हो रही है। यहां पे मार्केट फिर से बाउंस लेने की कोशिश कर सकता है, जैसे कि इसने पिछले हफ्ते किया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स के करीब हम बहुत तेजी से पहुंच गए हैं, इसलिए अब इन लेवल पर नए शॉर्ट ओपन करना शायद काफी जोखिम भरा होगा। हालांकि बैंक निफ्टी के बारे में आप यही बात नहीं कह सकते, क्योंकि बैंक निफ्टी के चार्ट्स अगर आप देखें, ये डेली चार्ट्स आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरह से हमने एक अच्छी रिकवरी की कोशिश दिखाई थी इस हफ्ते की शुरुआत में, अब वो पूरी तरह से निगेट हो चुकी है। पिछले हफ्ते के जो लोज थे उसको भी तोड़कर बैंक निफ्टी और भी नीचे आ गया है, और अगर आप देखें तो यहां पर अब साफ तौर पे नए शॉर्ट्स की जगह खुलती हुई नजर आ रही है। लगातार 5वां हफ्ता है बैंक निफ्टी में तेज गिरावट का, और इसमें इस हफ्ते ऐसा लग रहा था कि शायद राहत आएगी, पर वो भी कामयाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या कहते हैं हमारे एक्सपर्ट्स, जानने का वक्त है। हमारे सारे विशेषज्ञ हमारे साथ बने हुए हैं। मैकलाइफ फाइनेंशियल के डिप्टी सीईओ पार्थ भट्टाचार्य भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जो कि हमें बताएंगे रुपए की चार्ट। इसके साथ साथ ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन, फॉर्च्यून फिस्कल के जगदीश ठक्कर, मोतीलाल ओसवाल के योगेश मेहता, रजत के बोस.com के रजत बोस, सारे के सारे एक्सपर्ट इस समय हमारे साथ जुड़ते हुए। रजत, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। टेक्निकली अब फिलहाल निफ्टी के लिहाज से आप क्या रुख देखते हैं? क्या इतनी कमजोरी के बीच एक शॉर्ट करके जाना ठीक होगा? देखिए, शॉर्ट अगर आपने कुछ देर पहले लिए थे, वो शॉर्ट पोजीशन आप कैरी कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं कब, बट इसलिए मैं फ्रेश शॉर्ट यहाँ पे लेने को नहीं मांग रहा हूँ। वो क्या है कि इट इज़ वेरी क्लोज टू अ मेजर सपोर्ट जोन, तो ये सपोर्ट जोन जब तक टूट जाता है तब तक के लिए एक बार इंतज़ार करना चाहिए, या तो ऐड करने के लिए या फ्रेश शॉर्ट लेने के लिए। बट इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा कि इस डाउन स्विंग को जहाँ पे हॉल्ट होता है आज के दिन, उसमें खरीदारी सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे खरीदारी करेंगे तो वो ये होगा कि यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू कैच अ फॉलिंग नाइफ। प्रोबेबली द मार्केट इज एंटिसिपेटिंग समथिंग मेजर, इसीलिए हो सकता है कि कोई इंटरेस्ट रेट हाई की कुछ भी हो, इसी के कारण इस तरीके से टूट रहे। अगर इसमें कुछ रुझान आएगा और कुछ स्ट्रेंथ वापस आएगा, वो 56.25 से लेके 56.50 जब क्रॉस करेगा तभी, उसके पहले कोई लॉन्ग पोजीशन नहीं बनता है। यहाँ पे बाइंग करना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ओके, तो आप कह रहे हैं कि फिलहाल निफ्टी में आप शॉर्ट या लॉन्ग किसी भी तरह की कोई पोजीशन लेना नहीं चाहेंगे। पार्थ, आप की रुपए पर अब क्या राय बन रही है? इतने सारे जो कदम उठाए गए उसका कोई असर देखने को क्यों नहीं मिल रहा? देखिए, ये जो सब कंट्रोल लाई है गवर्नमेंट में, जो लाई है लास्ट फ्यू डेज आरबीआई एंड मिनिस्टर फाइनेंस, उसमें देखिए 2-3 चीज़ है। एक कैपिटल कंट्रोल का बात जो हो रहा है उसमें ब्रिंग डाउन द $200,000 लिमिट टू $75,000 लिमिट, दैट डज नॉट हैव टू मच ऑफ एन इम्पैक्ट रियली। आई डोंट थिंक टू मेनी पीपल वेयर, आई डोंट हैव द डेटा, बट आई डोंट थिंक टू मेनी पीपल वेयर using that $200,000 facility to remit out funds. But the one thing on ODI that bring it down from 400% to 100%, that would have some negative impact in the perception area.
ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि इन सारे कदमों के चलते अगर कोई फायदा होना है वो तो नहीं हो रहा, बल्कि एक नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं कॉन्फिडेंस की कमी सरकार में नजर आ रही है। इस तरह के डायरेक्ट रेस्ट्रिक्शंस के चलते आप कुछ हद तक FIIs को पैनिक करा रहे हैं। थोड़ा बहुत तो होगा ही वो। That is one more thing, another very important point, the ECB relaxation or जो भी relaxations in the debt front, government is brought in a lot of relaxations in the debt side. As such, external liability to GDP ratio is very, very high. 21, 22, I think it must be touching over about $400 billion by now. $390 billion was the total external liability as on March. It must be touching $400 billion plus. If you look at the ratio, it would be to GDP, it would be touching 22+% today. And that would give a signal even to the rating agencies will be very concerned. They not only look at the fiscal deficit or current account deficit, but they also look at these very important parameter. See, the domestic debt to GDP ratio, even if it goes up, I think, always government can fund through domestic issuance of bonds, but external liability to GDP ratio, if it starts going up, this gives another cause of worry. बात तो ऐसे में आपको क्या लगता है, रुपए कहां तक कमजोर हो सकता है? क्या आपको लगता है ये 65 तक जा सकता है? क्योंकि कुछ बड़े ब्रोकरेजेस का व्यू यही निकल कर बन रहा है कि शायद 65 तक रुपया कमजोर हो सकता है। ये देखिए, नंबर बोलना बहुत डिफिकल्ट है, but technically anything up to 60 to 50 is the next earliest resistance. There is no other resistance before that, and after that it's uncharted territory. It can be anything. Today morning also, if you look at it, 60 to 02 जब touch किया था, उसका बाद possibly RBI might have been in the market and brought it down a little bit by 20 paisa or 30 paisa. But we have been seeing consistent demand from quite often by state-run banks also. Apart from FII withdrawals, state-run banks also buying dollars consistently and regularly. Oil demand ho kya defense demand ho, we do not know, but there are actual genuine demand coming out of CAD problem. So वो meet कर कैसे करेंगे आप? वो unless there is a fresh inflow, government has announced some capital inflow measures like PFC, REC, IFCL, etc. to raise some bonds. That will take time. And one more point, even if they bring in whatever, it will come with a time lag. It won't happen. The dollar inflow will not happen today. But my dollar demand is on a daily basis. I have dollar demand for oil import, defense, and all other imports. I am not even talking about the gold import, which is also there. I mean, it has come down, and thanks to 10% increase in hike in the customs duty, maybe it will get contained a little bit, or it will get diverted to unofficial channel. We do not know, but apart from gold, there is a genuine regular demand from oil sector, from defense department, etc., which we need to meet, and there is no fresh supply coming in through the capital account. बिल्कुल। योगेश, आज बाजार में जो गिरावट देखी जा रही है, उसके पीछे जो सरकार के ये कदम हैं, उन्हें आप किस हद तक जिम्मेदार मानते हैं, या फिर अंतर्राष्ट्रीय संकेत हैं इसके पीछे? क्या सबसे अहम ड्राइवर है? प्रदीप जी, दोनों तरफ से देखिए, डोमेस्टिक और क्रॉस कंट्री में भी दोनों तरफ से हमारे यहाँ नेगेटिव डेवलपमेंट चल रहे हैं अभी टेम्पररीली। तो इसी के चलते करेंसी जो है वो भी नेगेटिव जा रहा है, डेप्रिशिएटिंग अगेंस्ट वर्ल्ड करेंसी नाउ। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत नजर आ रही है योगेश के पास। अब फिर से चलने की कोशिश करेंगे। कुछ ऑडियो ग्लिच यहाँ पर साफ तौर पे आते हुए दिखाई देते हैं। अनिल सिंघवी हमारे साथ बने हुए हैं, CNBC आवाज के मार्केट एडिटर। अनिल, आप कैसे देख रहे हैं? लगातार आपने तमाम एक्सपर्ट्स से चर्चा जारी रखी है काफ़ी वक्त से। आपको क्या अंदाज़ा लग रहा है, कौन से फैक्टर्स हैं जो वाकई में बाजार को इस समय परेशान कर रहे हैं? काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आप देखें अनिल, तो शेयर बाजार में हम कह रहे हैं कि रुपए की कमजोरी की वजह से गिरावट आ रही है, और कुछ फॉरेक्स ट्रेडर से आप बात कीजिए तो वो कहते हैं शेयर बाजार गिरा है इसलिए रुपया कमजोर है। क्योंकि जाहिर सी बात है प्रदीप की दोनों मार्केट्स आपस में इतने इंटरलिंक्ड है, और बजाय अपने बाजार में दिक्कतें ढूंढने की कोशिश हम ये करते हैं कि दूसरे के बाजार में दिक्कतें ज़्यादा नजर आए तो ठीक है, लेकिन वाकई में बात साफ है, इस वक्त की सबसे बड़ी दिक्कत रुपए की ही है। और रुपए की दिक्कत से भी बड़ी दिक्कत ये कि रुपए की मजबूती, रुपए की कमजोरी को रोकने के लिए और वॉलेटिलिटी को, उतार चढ़ाव को रोकने के लिए जो कुछ भी कदम सरकार उठा रही है उसका कहीं कोई असर नहीं हो रहा है। और ये ज़्यादा डर पैदा कर रहा है ट्रेडर्स के मन में कि अगर सरकार के किसी भी एक्शन को पर बाजार रिएक्शन नहीं दे रहा है, रिएक्शन दे रहा तो वो बहुत शॉर्ट लिव्ड है, मुश्किल से 10-15 मिनट का रिएक्शन होता है, उसके बाद और ज़्यादा जोर से रुपया कमजोर होता हुआ दिखता है।
तब तो ऐसे में दिक्कतें कहीं ज्यादा है। और उसके ऊपर आप देख सकते हैं क्रूड 5 महीनों के हाईएस्ट लेवल पर आता हुआ दिख रहा है, Q3 का खतरा मंडरा रहा है, ग्लोबल मार्केट्स खराब हो रहे हैं, अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स अगर ऊपर बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि पहले भी डेट से पैसा हिंदुस्तान में जैसे ज्यादा निकला था एफआईज का, और अब भी डेट में से ही ज्यादा निकलेगा, तो ऐसे में एफआईज का आउटफ्लो रुकने वाला नहीं है। इक्विटी में अगर 500,000 करोड़ आ भी जाए तो बड़ी बात नहीं, लेकिन डेट में जिस तरह से बड़ा पैसा निकल रहा है वो बड़ी चिंता की बात है। तो ये सारे कारण एक साथ मिलकर ट्रेडर्स को नर्वस किए हुए हैं। और जिस तरह से सरकार अब बड़ी बेचैन होकर कैपिटल कंट्रोल के तरह के जो मेजर्स उठा रही है, और बाजार को डर यही कि अब इन सब कदमों के बावजूद भी अगर कोई असर नहीं होता दिख रहा है तो इनसे जो ज्यादा कड़े कदम आएंगे उनके साइड इफेक्ट्स क्या इक्विटी मार्केट पर और बॉन्ड मार्केट पर होंगे, उसी बात को लेकर बाजार को ज्यादा डर है। वीकेंड का सेशन है, जनरली ये माना जाता है कि शुक्रवार का दिन आरबीआई को बहुत ज्यादा पसंद है किसी भी तरह के एक्शन करने के लिए, और बाजार में ट्रेडर्स के मन में ये बड़ा डर है, और बैंक निफ्टी इस डर को साफ तौर पर सबसे ज्यादा आपको दिखा रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर ये डर और बढ़ता हुआ जैसे जैसे रुपया कमजोर होता है कि अगला कदम फिर आरबीआई की ओर से क्या होगा और उसका नतीजा क्या निकलेगा। जेम्स एंड ज्वेलरी और बैंकिंग, ये दो सेक्टर सबसे बड़े शिकार हुए हैं इन तमाम कदमों के। अब तक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आगे हमारे एक्सपर्ट से चर्चा जारी रहेगी। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं बाजारों में एक तेज गिरावट देखने को मिल रही है। 640 पॉइंट नीचे सेंसेक्स 3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी करीब 200 अंक की गिरावट देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स देखिए, यहाँ हालत तक काफी खराब है, 2.5% तक की गिरावट यहाँ देखने को मिल रही है। काफी सारे स्टॉक्स हैं जो पिटते हुए नजर आए हैं। बैंक निफ्टी पर सबसे पहले नजर डालिए, ये काफी दबाव में देखने को मिल रहा है। सुबह से ही हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी में अच्छा खासा प्रेशर, करीब 5% नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए 8% नीचे, एक्सिस बैंक में भी इतनी गिरावट देखी जा रही है, और काफी सारे हाई बीटा शेयर डीएलएफ में 6% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा एडीएजी शेयर भी पिटते हुए नजर आ रहे हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए करीब 7% तक की कमजोरी के साथ इस समय कारोबार हो रहा है, और दिग्गज ओएनजीसी भी देखिए करीब 4.5% नीचे कारोबार कर रही है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल बना हुआ है। सबसे पहले संदीप आपसे जानना चाहता हूं, जिस तरह से हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी तेजी से करेक्ट हो रहा है, गिर रहा है, आपको क्या लगता है यहाँ पर किस तरह के नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? और चर्चा जिस तरह से चल रही है कि हो सकता है कि रेपो रेट हाइक करना पड़ सकता है खासकर आरबीआई को, और इस तरह की काफी बड़े फॉरेन ब्रोकरेजेस और बैंकर्स इस तरह की रिपोर्ट्स दे रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं स्टर्न मेजर्स तो आएंगे। आरबीआई ऑलरेडी काफ़ी कोशिश कर रही है करेंसी को रोकने की भी, और जिस तरीके से करेंसी डीवैल्यू हो रही है और इंटरेस्ट रेट्स कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब बढ़ना लाजमी हो गया है, और इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ेंगे तो वापस से सिस्टम पे प्रेशर आएगा। और बैंक निफ्टी इनफैक्ट अपने सारे जो टेक्निकली जो सपोर्ट्स थे, टेक्निकल सपोर्ट, सारे सपोर्ट लेवल्स तोड़ चुका है। तो मुझे लगता है कि अब एक बार यहाँ से और भी गिरा सकता है ये। बट यस, कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर नेगेटिव सिनेरियो में कॉन्ट्रेरियन कॉल लेने का मौका मिलेगा, और कहीं ना कहीं ये 5-7% यहाँ से और अगर करेक्शन देता है, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा था शो के, अनिल जी ने जब सवाल पूछा था बैंक्स के ऊपर ही, तो मुझे लगता है कि वैल्यू निकलेगी इसमें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सस्ते वैल्यूएशंस पे आ गए हैं। मीन्स ऑलमोस्ट जो प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल्स है वो करीब आधे हो गए हैं, और आधे से भी नीचे है, तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ निकलेगी। बट यस, अभी वेट करना चाहिए, और मेरे हिसाब से अभी भी करेंसी अगर नहीं रुकती है और वॉलेटिलिटी नहीं रुकती है तो टूटने का जो सफ़र है वो जारी रह सकता है। बिल्कुल, और आप कह रहे हैं कि 9000 के आसपास शायद बैंक निफ्टी पहुंचता हुआ नजर आए तो वो इंटरेस्टिंग लेवल्स होंगे। और इनफैक्ट 5 हफ्ते पहले जब एक बड़ा ब्रेकडाउन होता हुआ दिखा था, उस वक्त 9000 के करीब के टारगेट्स बताए जा रहे थे, और तब उस पर भरोसा नहीं हो रहा था। पर जिस तेजी से गिरावट आई है और हम उस टारगेट के करीब पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं, संदीप का इशारा उसी तरफ है। लेकिन ठक्कर साहब, एक और सेक्टर जो शिकार हुआ है साफ तौर पे इस तमाम कवायद का जो रुपए को बचाने के लिए की जा रही है, हालांकि नाकाम हो रही है, वो है जेम्स एंड ज्वेलरी। टाइटन करीब 12% टूटा हुआ। क्या यहां भी आप ऐसे मौके जल्द ही आने की उम्मीद करेंगे? ठक्कर साहब को लगता है हमारी आवाज फिलहाल नहीं पहुंच पा रही है। पार्थ, आपसे समझना चाहेंगे जो सारे कदम उठाए गए हैं खास तौर पे गोल्ड पे फोकस रखते हुए, इसका कितना फायदा दरअसल आप रुपए को होते हुए देख रहे हैं? देखिए, गोल्ड का डिमांड ऑफिशियल चैनल में थोड़ा सा कम हो गया, इंपोर्ट कम हो गया, बट कम festive season starting from Ganpati festival to Navratri etc. Diwali, we do not know how the demands, whether demand will come down or not is a question mark. We do not know. Unlikely that demand will come down in a big way.
So there is a supply demand. Supply is being constrained through raising of import duty, consignment gold being stopped, etc. Various other measures that some part of it has to 75% has to be exported for what is imported. All these measures that government has taken, RBI has taken, उसका असर में तो डिमांड सप्लाई मिसमैच किधर से मीट होगा, वो that needs to be looked at. One suggestion which I think my understanding is RBI is working on it, Ministry is working on it for a long time, to bring the domestic gold to the system. It's totally stored in the vaults and lockers, etc. How to bring? I mean, there are some schemes available. SBI has a gold deposit scheme, but I think there is a lukewarm response to it. Temple trusts, whether Tirupati and other temple trusts, I mean, we need to go to those temples for praying for the economy. That's a different aspect. Possibly it works also well in such a situation. But apart from this, temple trusts have huge quantum of gold in their vault. Some part of it, they give it to the banks as deposit, but it's a very, very minute percentage of their total holding. I think there is a need to reach out to this temple trust at the highest possible level. It's a sentimental issue may be there will be other technical issues may be there, but I think we can overcome those issues and we need to reach out to them and bring that gold back to the system. It would meet the demand from the domestic supply itself, and that would be a real help to bring down the CAD also from the gold import demand will also be coming down. That would be a major action which I think government needs to explore. चलिए, तो ये एक एक्शन है जो सरकार को एक्सप्लोर करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन योगेश जी, जिस तरह से हमने देखा है टाइटन आज टूटता हुआ नजर आया है, सरकार के जितने भी कदम उठाए गए हैं गोल्ड इंपोर्ट को रोकने के लिए, आपको क्या लगता है टाइटन का फेयर वैल्यू क्या है, कहां तक ये करेक्ट हो सकता है और किस लेवल पर इसको खरीदना चाहिए, या फिर इससे दूर रहें जिसके पास भी ये शेयर है वो क्या करे अभी? देखिए, मैं भी समझता हूं क्योंकि काफी अंतरे से ये जो गोल्ड के लिए जो स्टेप्स उठाए गए गवर्नमेंट के द्वारा टू कर्टेल कैट टू सर्टेन एक्सटेंट ऑन इंपोर्ट ऑफ गोल्ड, तो ताकि कैट भी थोड़ा कंट्रोल में आ जाए और ट्रेड डेफिसिट भी कम हो जाए। बट लुकिंग ए पर्टिकुलर कंपनी के बारे में सोचे तो टाइटन के लिए ये जो स्टेप्स उठाए गए वो थोड़े नेगेटिव है। पहले भी हमने देखा था टारगेट टाइटन वेंट डाउन टू 205 और वहां से फिर करेक्ट होकर 280। बट फेयर वैल्यूएशन अगर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है वो देखते हैं, ऐसा लगता है कि 240-245 इज द फेयर वैल्यूएशन फॉर द कंपनी। तो यहाँ से ज़्यादा फिर बाउंस बैक या फिर यहाँ से कुछ ज़्यादा रिटर्न अगर यही तवज्जो रही तो यहाँ से अपसाइड काफ़ी लिमिटेड हो जाएगी। 240-45 इज द फेयर वैल्यूएशन, तो यहाँ से ज़्यादा फिर इन्वेस्टर के पैसे बनने थोड़े मुश्किल है यहाँ से। ओके, तो ये दिक्कतें फिलहाल बढ़ती हुई नजर आई हैं तमाम जेम्स एंड ज्वेलरी कंपनीज के लिए। वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले संदीप, पार्थ और अनिल आपसे विदा लेना चाहेंगे। फिलहाल ब्रेक के बाद हमारी चर्चा जारी रहेगी। रजत बोस और योगेश मेहता हमारे साथ बने। स्वागत है आपका। आप देख सकते हैं 600 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट इस समय सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। निफ्टी भी 200 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। काफी सारे स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छा खासा प्रेशर इस समय देखने को मिल रहा है। टाइटन की तो बात हमने की जो 11% नीचे है, लेकिन काफी सारे हाई बीटा शेयर, मिसाल के तौर पर जेपी ग्रुप का हाल देखिए। जेपी एसोसिएट्स करीब 8.5% नीचे है। जेपी पावर में भी 8% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा बैंकिंग शेयर्स तो आज फिर से टूटे ही हैं, लेकिन भेल जैसे दिग्गज भी 7% से ज्यादा की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो इस पूरे ट्रेंड के विपरीत कारोबार कर रहे हैं आज के सत्र में। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज काफी दिनों से पिट रहा था, आज यहां 6% तक का उछाल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा डेल्टा कॉप एक और ऐसा स्टॉक है जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। आप देख सकते हैं खराब बाजार में भी ये शेयर इस समय दिन के हाईज पर कारोबार कर रहा है और पिछले 15-20 मिनटों में ये रैली देखने को मिल रही है। 6.5% ऊपर इस स्टॉक में इस समय तेजी देखी जा रही है। एस्कॉर्ट्स एक और ऐसा ही शेयर है जिसमें कल 20% का अपर सर्किट लगा था और आज फिर से आप देख सकते हैं यहां पर रैली देखने को मिल रही है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं रजत और योगेश जी। रजत, सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं खासकर पे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज में अब क्या करना चाहिए। एक रिलीफ रैली देखने को मिल रही है, कुछ लोग जो फंसे हुए थे वो अपनी पोजीशंस काटते हुए नजर आ रहे हैं, क्या करेंगे यहाँ पे? काटते हुए नजर आ रहे हैं, क्या करेंगे? ये प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं आपसे?
या देखिए, ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज मेरे ख्याल से ऊपर की लेवल पे फिर से सेलिंग आ सकता है, क्योंकि अपने पिछले कुछ दिनों में ऐसी रैली 2 बार देखे थे, वो सस्टेन नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से इस रैली पे इतना कॉन्फिडेंस रखना नहीं चाहिए, और रैली पे कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब ये 196 के ऊपर सस्टेन करेगा, जो कि काफ़ी दूर पे है। और दूसरी जो मुद्दा आता है कि इन पे रोज रोज कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता है, वही एडवांस डेवलपमेंट के कारण फिर से ये नीचे जा सकता है। फिलहाल जब तक ये 145 के नीचे नहीं जाता है तब तक कुछ आशाएं रह जाते हैं, बट इसी में ऊपर की लेवल पे एक बार एग्जिट होना ही बेहतर होगा। ओके, ऊपर के लेवल पे निकलने की सलाह फिलहाल आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी इस काउंटर में। इसके अलावा अगर हम देखें जो सबसे ज़्यादा दबाव बनाने वाले शेयर्स आज के दिन आपको बाजार में नज़र आ रहे हैं, एक्सिस बैंक में जिस तरह से इसको MSCI से बाहर किया गया है उसका असर साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा में भी इतनी ही बल्कि इससे थोड़ी ज़्यादा गिरावट देखी जा रही है। तो बैंकिंग शेयर्स खास तौर पे, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे इस सेक्टर पे और बैंक निफ्टी पे, रजत क्या यहाँ पे आपको अभी भी शॉर्ट के मौके दिखते हैं? ये बैंक्स आर वेरी वीक, ये और नीचे जाएगा ऐसा ही समझ में आ रहा है। फिलहाल 9500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी चलता है तो 9375 में एक सपोर्ट मिल सकता है। 9375 से लेके 9200 इस लेवल पे भी कुछ सपोर्ट आ सकता है, बट जो कि हम लोग सोच रहे हैं 9000 टू अबाउट 8900, उसी के आसपास बैंक निफ्टी जाने के बाद में ये कैसा बिहेव करता है देखना चाहिए। और मुझको जो समझ में आ रहा है, देखिए अभी फिलहाल जो सिचुएशन पैदा हुआ है हर एक बैंक चार्ट में, वो ये दिखा रहा है कि ये डाउन स्विंग में काफ़ी मोमेंटम है। और एक चीज़ देखिए प्रदीप कि पिछले बुधवार के दिन एक छोटी सी मूवमेंट, उसके पहले ट्यूसडे एक बहुत बड़ा स्विंग, बट आज उससे कहीं गुना बड़ा स्विंग हुआ है डाउन साइड में। तो ये दिखा रहा है कि इसमें फ्रेश सेलिंग हो रहा है और कॉन्फिडेंस बहुत कम है। तो मुझको समझ में यही आ रहा है कि हर रिलीफ रैली में आपको सेलिंग देखने को मिलेगा। अभी बैंक में पोजीशन बनाना ठीक नहीं रहेगा। इसके अलावा अपोलो टायर्स एक और ऐसा स्टॉक है जहां पर हमने एक थोड़ी छोटी सी रैली देखी है आज। रजत, इसको किस तरह से देखते हैं? इस अपॉर्चुनिटी को भी बेचकर चलने सही होगा या क्या राय बन रही है? चार्ट क्या कह रहे हैं यहाँ पर? देखिए, अपोलो टायर्स का चार्ट जो दिखा रहा है वो देखते हुए ये बोलना चाहिए कि ये वीक इतना नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट जब तक इतना खराब है और उसके चलते इसको 72 रुपया के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, तभी ये जो शॉर्ट टर्म डाउन स्विंग 4-5 दिन पहले शुरू हुआ है 60 रुपया के आसपास से, तब कंटिन्यू रहेगा। नहीं तो ये फिर से एक बार ऊपरी लेवल पे सेलिंग अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि 4-5 दिन ऑलरेडी ऊपर की तरफ हो चुका है। ओके, फिलहाल अगर हम देखें तो कुल मिलाकर बाजार में गिरावट का रुख बहुत और मजबूत ही होता हुआ दिखेगा आपको। छोटे मझोले या दिग्गज शेयरों में बराबर की फिलहाल गिरावट, एक सेलिंग प्रेशर लगातार देखने को मिल रहा है। कुछ और अगर एक सेगमेंट ढूंढने की कोशिश करें बाजार में जिस पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, तो वो सारे के सारे ऑटो स्टॉक्स भी आपको नज़र आएंगे और कुछ रियल एस्टेट भी। तो लगता है कि रेट सेंसिटिव जो सेक्टर्स हैं उनके ऊपर भी नज़र होगी, क्योंकि जिस तरह से RBI ने तमाम कदम उठाए उसका इम्पैक्ट इन्हीं के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया है। योगेश, ऐसी स्थिति में जहां भी थोड़ी बहुत अच्छी बढ़त मिल पाई है, जैसे कि टाटा मोटर्स में मिसाल के तौर पे, तो आप कहेंगे कि वहां तेजी से मुनाफा वसूली करनी चाहिए? देखिए, ऐसे मार्केट में मुनाफा वसूली के लिए तो करनी ही चाहिए बिना कुछ सोचे, बिकॉज अपसाइड भी काफ़ी कम है। जैसे टाटा मोटर के रिजल्ट आए हैं और ग्रोथ दिखाई दे रहा है हमें, तो अपसाइड अगर वैल्यूएशन फ्रंट पे भी देखे जैगवार के सेल्स के आंकड़े के नतीजे से, तो ऐसा लगता है कि 360, 350 और 345 वुड बी द बेस्ट केस सिनेरियो जहां पे ये फेयर वैल्यूएशन आ जाएगा। एंड एनी विच वेज वी हैव सीन अप्रिशिएशन ऑफ 10% फ्रॉम रिजल्ट डेट। तो 318-20 के करीब अभी स्टॉक चल रहा है। अगर नहीं भी करे, कोई जल्दी ना भी करे, तो 340-50 के बीच में जब स्टॉक प्राइस आता है तो दैट टाइम ऑल्सो वुड बी आइडियल टाइम टू गेट रीड ऑफ। और जो माहौल चल रहा है मार्केट का अभी ऑटो सेक्टर और अक्रॉस द सेक्टर अपार्ट फ्रॉम IT भी आज थोड़ा डाउन हो गया है, तो वो चलता ऐसा लगता है कि बुक कर ले तो और भी अच्छा रहेगा।
चलिए, तो यहाँ पर बुक करने की सलाह आपको दी जा रही है। वक्त हो गया है हमारे दोनों ही विशेषज्ञों से विदा लेने का। योगेश और रजत, आप दोनों का ही धन्यवाद CNBC आवाज़ पर आने के लिए और अपनी राय हमसे शेयर करने के लिए। लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे IPL पोजिशनल मुकाबले का अपडेट और जानेंगे कि हफ्ते के अंत में किसने बाजी मारी। तो आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। MCX Stock Exchange, India's new stock exchange presents आखिरी सौदा।